नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, अब तो इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज हम हिंदुस्तान में जो फॉसिल फ्यूल को आहिस्ता आहिस्ता करके कम करना और ग्रीन फ्यूल को ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराना, मुतारिफ़ कराना, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। हिंदुस्तान में अभी ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं एक दो प्रोग्राम में कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी बिजली की गाड़ियां लाई जा रही हैं। बिजली के स्कूटर, बिजली के मोटरसाइकिल, बिजली की कार और इथाइल अल्कोहल जो है वो आधी कीमत में पड़ता है पेट्रोल के, और उससे भी जो एफ्लुएंट हैं वो इतने ख़तरनाक नहीं हैं जितने डीज़ल या पेट्रोल से निकलते हैं। खैर, मैं आपको बता रहा था कि ये जो बिजली की गाड़ियां हैं, जब हम ये चलाते हैं हम तो खुश हो जाते हैं कि चलिए हमने फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसमें से एफ्लुएंट गंदा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकाला माहौल में। लेकिन ये भी तो सोचना ज़रूरी है ना कि वो बिजली कहाँ से पैदा होती है। अगर वो बिजली हम कोयले का जनरेटर है, थर्मल जनरेटर है, तो फिर बात तो वही हो गई, क्योंकि उससे जो है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और वो जो फ्लाई ऐश निकलती है, उसकी जो बाय प्रोडक्ट है कोयला जलकर जो होता है, उससे भी माहौलियाती आलूदगी यानी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ती है। मैं आपको थोड़े बहुत आदाद व शुमार दे देता हूँ इस सिलसिले में। हिंदुस्तान में पैदावार है वो है 409 गीगावाट, और उसमें से 40% जो है ना वो रिन्यूएबल है, 60% जो है वो फॉसिल फ्यूल में से होती है। अभी ये रिन्यूएबल भी सभी वो नहीं है जैसा आप समझेंगे, मैं उसकी भी ब्रेकअप दे रहा हूँ आपको। उसमें से जो विंड पावर से होता है 59 गीगावाट जो है सोलार एनर्जी से पैदा होता है, 5 गीगावाट जो है वो बायोमास से होता है, और 47 यानी ये सब मिलाकर जो तकरीबन 40% या 160 गीगावाट बनता है वो जो है हाइड्रो पावर है। उसमें भी क्योंकि वो पानी से होता है, वो जो डैम के ऊपर वो टनल होती है और रोटर होता है वो चलाते हैं, उससे बिजली बनती है। खैर, अभी हमारी जो पोजीशन है वो 40% हम जो है रिन्यूएबल में से बना रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़ाते जाएं, क्योंकि हमने वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कहा है कि हम जितना जल्दी हो सकेगा फॉसिल फ्यूल को डंप कर देंगे। अब इस सिलसिले में एक नया आइडिया भी है, नया तो नहीं है, हमारे लिए नया है, दुनिया में तो पुराना है। हाइड्रोजन फ्यूल, यानी कोई भी गाड़ी, भले बस हो, ट्रक हो, कार हो या ट्रेन भी कह सकते हैं हम, हाइड्रोजन से भी चलाई जाती है। हम जो आग जलाते हैं ना घर में, उसमें जो चीज़ जलती है वो गैस में, वो हाइड्रोजन होती है। तो हम हाइड्रोजन से भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं अगर कार में हो तो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो हाइड्रोजन कैसे बनती है। अगर वो हाइड्रोजन हमने केमिकल प्रोडक्शन से बनाई तो उसमें बाय प्रोडक्ट निकलेगी, माहौल को आलूदा करेगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हाइड्रोजन बनाए, यानी इतना तो सबको मालूम होगा नाजरीन आपको कि जो पानी है ना उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, H2O भी बोलते हैं। उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है पानी का वो है हाइड्रोजन ऑक्साइड या H2O।
अगर उसको हम उसमें से बिजली गुजारें तो वो दोनों गैस में टूट जाता है, यानी उसमें से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन तो हर जगह लगती है, इतना तो आपने सुना ही होगा। जब कोरोना की लहर आई थी तो ऑक्सीजन की कितनी डिमांड निकली थी, और अस्पतालों में, कारखानों में और वेल्डिंग के भी काम आती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अपने से इस्तेमाल हो सकता है, और ये जो हाइड्रोजन इसमें से निकलेगी उसको अगर हम चाहें तो उससे कारें चला सकते हैं। तो अभी हिंदुस्तानी सरकार ने इस साल मतलब अभी 19,000 करोड़ जो है इतनी रकम मुख्तस की है, यानी अलॉट की है कि आप हाइड्रोजन के बनाने के, ग्रीन हाइड्रोजन इसको, इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी हाइड्रोजन तो बने, वो तो पॉल्यूशन फ्री होगी, लेकिन उसके जो बनने का प्रोसेस हो, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, बाय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, उसमें से सिर्फ दो चीज़ें ही निकलती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों काम में आती हैं। बाकी हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ वो नहीं निकलती। नाज़रीन, पाकिस्तान में तालिबान या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी, उसका मसला अब ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर या संजीदा होता जा रहा है। पहले तो पाकिस्तान सरकार ने उनको किड ग्लोव से ट्रीट किया, जून 22 में, सॉरी 21 में, फिर 22 में, सॉरी मुझसे गलती हो गई, जून 22 में फिर उनके साथ जो है अनलिमिटेड इंडेफिनेट सीज़ फायर की थी। ऐसा मतलब वायदा हुआ था दोनों के, पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के दरमियान, लेकिन वो भी अभी 1-1.5 महीना पहले उन्होंने एक तरफा उस वायदे को कलअदम करार दे दिया, और फिर पाकिस्तान की जो अफवाज हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके ऊपर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। फिर वो हमले बढ़ते गए, पहले तो बन्नू में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे उनका बेस है, या नॉर्थ वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते इस्लामाबाद में पहुँच गए, और इस्लामाबाद में उन्होंने एक खुदकुश बमबार के थ्रू हमला किया, जिसमें 3 तो वो जो खुद मुसाफिर थे अंदर बैठे हुए, और एक सिपाही जिसने उनको चेक करना चाहा हलाक हो गए। तो खैर, हम ये बता रहे थे आपको कि टीटीपी का मसला अभी ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है पाकिस्तान में। पीर के रोज़ 2 रोज़ केबल, वो कल हमने आपको बताया था, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और जिसमें ये फैसला किया गया कि ये जो दहशतगर्द हैं उनके मज़मूम जो नीयत है, या उनके जो चाहते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, उनको मतलब कामयाब होने न देंगे, और इसका बहुत सख्ती से मुकाबला किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये इसका ऐलामिया जारी हुआ, तो उसके बाद कल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वालों ने अपनी तरफ से बयान दिया। एक तो पहले वो हमने आपको बताया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि फिर से 1971 ना आ जाए। खैर, वो हम कल आपको बता चुके हैं, आप चाहें तो कल वाला हमारा व्लॉग देख सकते हैं। लेकिन जो कल गुजर गई, कल ये जो इसका ऐलामिया आया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, तो उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने ख़ास तौर पर सिंगल आउट किया है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और उन्होंने सीधा सीधा अपने बयान में कहा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हमारे निशाने पर हैं, और आप ये जो आर्मी के कहने पर, अब उसमें 3 पार्टियों को जैसे वो धमकी दे रहे हैं, एक तो नून लीग है, और दूसरा पीपल्स पार्टी है, और तीसरा पाकिस्तान आर्मी है, कि भाई आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपनी हरकत बंद करें, नहीं तो आप हमें
ख़त्म कर देंगे, तो हम आपको बता रहे हैं कि हम तो ख़त्म नहीं होंगे, हम आपको ख़त्म कर देंगे। और फिर उन्होंने ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब होते हुए कहा कि आप याद कीजिए, आपकी जो वालदा थी वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती थी। फिर उसका हश्र क्या हुआ, जो 8 दिसंबर 2007 को उसको, वो पता तो यही चला था कि टीटीपी वालों ने उसको हलाक किया था, लेकिन फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा नहीं, जनरल मुशर्रफ का इसमें हाथ है, सो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन अभी इनका जो ये बयान है, इससे तो वो उसका क्रेडिट भी वो अपने आप को दे रहे हैं, और अभी ये धमकी दे रहे हैं कि आप हमें ख़त्म करने का सोचना छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अभी इसमें ख़ास बात जो सोचने वाली है वो ये है कि उन्होंने इमरान खान को धमकी नहीं दी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को धमकी नहीं दी, जबकि जब वो हुकूमत में थे, यानी पौने 4 साल के लिए 18 से लेके अप्रैल 22 तक, तो उन्होंने भी तालिबान वालों के खिलाफ, आर्मी ने तो एक्शन लिए ही थे। ये अलग बात है कि ख़ुद इमरान खान को तालिबान खान भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा उनके लिए हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान मुल्क का सवाल आ जाए तो फिर इमरान खान को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो आखिर पाकिस्तान की तरफ है या पाकिस्तान के दुश्मन तालिबान की तरफ है। अच्छा, इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की तारीख में तालिबान से मुकाबला कोई नई बात नहीं है। ये जो है 2012 में भी हो चुका है। वो एक फजल हयात था, जो फैज़ल हयात, जिसको फजलुल्लाह मुल्ला रेडियो भी कहा करते थे, उसने पूरे स्वात पर, उस वक़्त वो टीटीपी का हेड था, टीटीपी का अमीर था उसका, पाकिस्तान की तालिबान का, और फिर उसने पूरे स्वात पर कब्ज़ा करके रखा था। फिर उनके खिलाफ जब ही मिलिट्री का ऑपरेशन किया गया और फिर अमेरिका ने मदद की पाकिस्तान की, और एक ड्रोन से उसको जो है 14 जून 2018 को ड्रोन से उसको हलाक कर दिया गया था, मार दिया गया था। तो खैर, मतलब ये जो पाकिस्तान में टीटीपी की तारीख पहले भी है, उन्होंने बगावत की कोशिशें की हैं और पाकिस्तान सरकार ने उसको दबाया है। अब देखें क्या होता है, लेकिन सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है और पाकिस्तानी सियासतदान सिर्फ ये सोचने में लगे हुए हैं कि इसका ऑडियो लीक हुआ, इसका वीडियो लीक हुआ, ये एक्ट्रेस ने उसके साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में फ़ोटो निकलवाए, खुदा बेहतर जानता है। अगर यही हालत रही तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। नाज़रीन, हमने आपको खासा टाइम हो गया बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस में या ममनुआ फंडिंग केस में जो है जनाब इमरान खान को जो है नाअहल भी करार दिया था और उसको डी सीट कर दिया था। वो जिस सीट से NA-95 मियाँ वाली जो उसकी सीट थी, जहाँ से वो MNA मुंतखब हुआ था 2018 में, उस सीट से उसको डी सीट कर दिया था और उसके लिए ये ऐलान किया था कि वो नाअहल हो चुका है। ये अलग बात है कि वो आर्डर जो था वो थोड़ा एम्बिगस था, उसमें ये नहीं बताया गया था कि उसकी जो ये डिस्क्वालिफिकेशन है वो कब तक रहेगी। तो वो अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में उसने मतलब रिट पिटीशन फाइल की थी। आज उस रिट पिटीशन की पेशी है और उसमें लाहौर हाई कोर्ट को ये फैसला करना है कि ये जो उसको नाअहल करार दिया गया है वो सिर्फ इस मतलब जब तक 2023 तक वो जो NA-95 जीती थी 2018 में, उसका जो टेन्योर ख़त्म हो जाएगा सितंबर अगस्त 2023 तक, तो तब तक रहेगा या 5 साल की रहेगा या हमेशा के लिए रहेगा। तो आज वो सुनवाई है लाहौर हाई कोर्ट में और देखें इसका
क्या नतीजा निकलता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।